अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शोल्डर। आज हम शोल्डर के बारे में सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। शोल्डर और शोल्डर गर्डल, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शोल्डर के अंदर कौन कौन सी जो हैं वो चीज़ें हैं जो हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। सबसे पहले हमारे शोल्डर के जॉइंट्स हैं, उसके बाद हमारे शोल्डर के मसल्स हैं और टेंडन्स हैं, देन हमारे शोल्डर के लीगामेंट्स हैं, फिर बोन की शेप भी हमारी जॉइंट की स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। अब किस तरह ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारी जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं या इसकी वजह से हमारी जॉइंट की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, वो हम देख लेते हैं बारी बारी। जॉइंट्स ऑफ शोल्डर कम्प्लेक्स में हमारे पास 5 जॉइंट्स आ जाते हैं जो हमारी जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रख रहे होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे जो शोल्डर जॉइंट है उसकी 5 आर्टिकुलेशंस हैं जो शोल्डर कम्प्लेक्स बना रही होती हैं। नंबर 1 पे है ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट, नंबर 2 पे है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, नंबर 3 पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, देन है स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट और फिर है कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट। इनमें हमारा जो मेन जॉइंट है जिस पे शोल्डर की जो है वो मैक्सिमम या हम ऑल मूवमेंट्स आ रही होती हैं कह सकते हैं, वो है ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट। लेकिन अगर हमारे शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन इनकम्प्लीट है तो इनमें से किसी भी 5 आर्टिकुलेशंस में से किसी भी आर्टिकुलेशन की लिमिटेशन हो सकती है जिसकी वजह से हमारी रेंज ऑफ मोशन कम है। ज़रूरी नहीं है कि ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट का ही मसला हो, इनमें से किसी भी आर्टिकुलेशन का किसी भी जॉइंट का मसला हो सकता है। इसलिए हमने क्या करना है कि जब भी असेसमेंट करनी है तो ग्लीनो ह्यूमरल के अलावा बाकी तमाम जॉइंट्स को भी चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मसल्स और टेंडन्स। मसल और टेंडन्स क्या करते हैं कि हमारे शोल्डर जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट करवाते हैं और जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स किस तरह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? अगर लिगामेंट टियर हो जाए लिगामेंट का, या वो हाइपर लेग्स हो जाए, या हो जाए इंस्टेबल लिगामेंट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो शोल्डर जॉइंट की इंस्टेबिलिटी होगी, हाइपर लेग्सिटी हो जाएगी जॉइंट की। तो क्या होगा कि बार बार जब भी हम उसे मूव करेंगे जॉइंट को तो वहाँ से उसके डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बोन शेप। बोन शेप किस तरह इफ़ेक्ट करती है? नॉर्मली हमारा जो ह्यूमरस का हेड है ना वो सुपीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन में टिल्टेड होता है और जो ग्लीनोइड कैविटी है वो एंटीरियरली डायरेक्टेड होती है, ठीक है। ये दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इन दोनों का ही जॉइंट बन रहा होता है ना, ग्लीनोइड को कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड जाके लगता है तो शोल्डर जॉइंट बनता है। तो इन दोनों की जो शेप है वो किस तरह इफ़ेक्ट करती है कि सबसे पहले तो इनकी जो शेप है वो नॉर्मली होती ही मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड होते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होना था? तो ये होना था कि जब भी इन पे फोर्स लगनी थी तो इस जॉइंट ने जो है इजीली जो है वो डिसलोकेट हो जाना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बोन शेप का कॉन्जेनिटली भी इशू हो सकता है, ठीक है। कॉन्जेनिटली ही उसकी मतलब जो बोन की शेप चेंज हो, लाइक स्कैपुला का हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि जो कोराकोइड प्रोसेस होता है वो नॉर्मली क्रो बीक लाइक होता है, लेकिन कॉन्जेनिटली कुछ पेशेंट्स के अंदर जो इसका ये है प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस, ये बेंट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से इम्पीचमेंट सिंड्रोम आ सकता है। उसकी जो शेप है वो ज़्यादा बेंड है, ठीक है। वहाँ पे जो है मसल्स को वो इरिटेट करेंगे जब भी मूवमेंट होगी और इरिटेशन की वजह से वहाँ पे इम्पीचमेंट सिंड्रोम आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह जो है वो शेप भी हमारी जो है जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए मसला कर सकती है। इसलिए जब भी हमने असेसमेंट करनी है तो हर लिहाज से करनी है, ठीक है। बोन का इशू भी हो सकता है, लिगामेंट्स भी टाइट हो सकते हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को जॉइंट को खींच के रखना था, ठीक है। और जब हम मूवमेंट करेंगे तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी वो इम्पिंच करेंगे। फिर इस तरह और जो कॉन्जेनिटल है उसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि दोनों एक्सट्रीमिटीज़ की जो है उनको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। दोनों साइड की चीज़ों को कंपेयर कर लेना है। अगर कंजेनिटल होगा तो दोनों साइड पे होगा और पैथोलॉजिकल होगा तो एक साइड पे होगा। इस तरह हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कॉन्जेनिटल है या पैथोलॉजिकल है। और दूसरा हमने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी चेक करना है क्योंकि हो सकता है कि शोल्डर का इशू ना हो, शोल्डर के अंदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से लाइक सर्वाइकल का इशू हो तो उसकी पेन रेडिएट करके आ रही हो शोल्डर के अंदर,
ठीक है। इसलिए हमने ऊपर नीचे वाले तमाम स्ट्रक्चर्स को भी चेक करना है कि उनमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो नर्व इम्पिंज हो रही हो और पेन रेडिएट होकर शोल्डर में आ रही हो। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सर्वाइकल की वजह से पेन आ रही है या फिर जो है वो शोल्डर का मसला है। इसमें हम टेस्ट परफॉर्म करवा के देखेंगे, ठीक है, दोनों पे मूवमेंट्स परफॉर्म करवाएंगे, सर्वाइकल रीजन में भी और शोल्डर रीजन में भी, ठीक है। जिस रीजन में सर्वाइकल में या शोल्डर में मूवमेंट करवाने से पेन एग्रावेट होगी, सिम्टम्स एग्रावेट होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस साइड का इशू है।